Hello class 11th, welcome to the first lecture of thermodynamics, chapter 6. Okay student, what is thermodynamics? The branch of science which deals with the study of different form of energy and the quantitative relationship between them is known as thermodynamics. यानी कि आपकी साइंस की या केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की स्टडी करते हैं और उनका आपस में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हैं, वो ब्रांच आपकी थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है. ओके, let us start the different terms in thermodynamics. First है आपका the system and the surrounding. A system is that part of the universe which is under thermodynamic study, and the rest of the part, that is universe, is surrounding. Okay, यानी कि आप यहाँ पर हमें सिस्टम और सराउंडिंग को एक्सप्लेन करना है. व्हाट इज सिस्टम? यानी कि सिस्टम आपका वो पार्ट होता है जिस पर हम वर्क करते हैं. ओके, यानी कि जो चीज़ आपके थर्मोडायनेमिक की स्टडी में है, जिस पर आप स्टडी कर रहे हैं या जिस पर आप वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज सिस्टम, एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम इज़ नोन एज सराउंडिंग. लाइक दैट, आप किचन में सपोज़ करो चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका गैस है और जो आपका फ्राई पैन है जिसमें आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? सिस्टम. और उसके चारों ओर की जो एरिया होगी वो आपका सराउंडिंग कहलाएगा. अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो जो आपका पेन और बुक है, मतलब नोटबुक है, उस नोटबुक पर आप पेन से लिख रहे हैं, इस समय आप राइटिंग वर्क कर रहे हैं. तो राइटिंग वर्क करना क्या है? यानी कि बुक और पेन आपका क्या है? एक सिस्टम है, और उसके चारों तरफ का जो एरिया होगा वो आपका सराउंडिंग होगा. ओके स्टूडेंट, द सिस्टम एंड द सराउंडिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्स. दैट इज़ यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग. ओके, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर यूनिवर्स बनता है. नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम. थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बाउंड्री. यानी कि बाउंड्री के नेचर पर हम सिस्टम को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को. अब कैसे डिवाइडेशन होगा देखिए. इफ़ द बाउंड्री इज़ क्लोज्ड और सील्ड तो नो मैटर कैन पास थ्रू इट. अगर आपकी बाउंड्री क्या होगी? या तो क्लोज्ड होगी या सील्ड होगी, तो उसमें मैटर जो है वो आपका ट्रांसफ़र नहीं करेगा, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग में मैटर ट्रांसफ़र नहीं करेगा. ठीक है, तो इसके बेस पर, यानी कि आपकी जो बाउंड्री है वो क्लोज्ड है या सील्ड है, इसके बेस पर हम सिस्टम को क्लासीफाई कर सकते हैं. ओके, सेकंड टाइप्स में क्या है? इफ़ द बाउंड्री इज़ इंसुलेटेड. अगर बाउंड्री आपकी क्या है? इंसुलेटेड है, तो नो एनर्जी हीट कैन पास थ्रू इट. अगर आपकी जो बाउंड्री है वो इंसुलेटेड है तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा. इसके बेस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं सिस्टम को. ओके, तो फर्स्ट टाइप का सिस्टम आपका आता है आइसोलेटेड सिस्टम. देखिए आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है. इफ़ ए सिस्टम कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नोर एनर्जी विद द सराउंडिंग इट इज़ कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम. अगर किसी सिस्टम में से ना तो आपका मैटर का ट्रांसफ़र होता है और ना ही एनर्जी यानी कि हीट का ट्रांसफ़र होता है, कहाँ? सिस्टम से सराउंडिंग में, तब वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा. यानी कि वो सिस्टम जो है सराउंडिंग को ना तो हीट दे रहा है और ना ही वो मैटर पास कर रहा है, यानी कि उस सिस्टम में से ना तो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है और ना ही आपका मैटर का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा. यानी कि वो सराउंडिंग से बिल्कुल आइसोलेटेड है, अलग है. ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, टी प्लेस्ड इन थर्मोफ्लास्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. यानी कि अगर आप टी को थर्मस फ्लास्क में रखते हैं तो वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम की तरह वर्क करेगा. कैसे करेगा देखिए स्टूडेंट, हेयर आर ए डायग्राम ऑफ
इंसुलेटेड या आपका थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क जो होता है वो इस टाइप से बना हुआ होता है, ये एक डबल लेयर होता है, डबल लेयर बनी हुई होती है। इसमें बाहर की जो लेयर होती है वो मेटल्स की बनी हुई होती है और सबसे इनर वाली लेयर जो होगी ये भी आपकी मेटल्स की या ग्लास की बनी हुई होती है। ठीक है, अब इन दो लेयर्स के बीच में कुछ ऐसा मटेरियल भरा हुआ होता है जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करता है और वो मटेरियल आपका कहलाता है इंसुलेटेड मटेरियल या इंसुलेटर्स। यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ भी इंसुलेटर्स मटेरियल भरा रहता है और वो इंसुलेटर मटेरियल्स का वर्क क्या होता है, हीट को ट्रांसफ़र नहीं करना। यानी कि अगर यहाँ पर हमने कोई हॉट चीज़ भर दी है और उससे अंदर की जो सरफेस है या अंदर की जो लेयर है वो आपकी गर्म हो गई है, हॉट हो गई है, तो यहाँ से हीट जो है वो बाहर वाली लेयर तक नहीं पहुँच पाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में आपका इंसुलेटर मटेरियल्स फिल है और वो इंसुलेटर मटेरियल जो है वो हीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफ़र या एक्सचेंज नहीं करता है। ओके, तो और ये ऊपर से भी क्या है, पूरा का पूरा क्लोज है। तो ऊपर से आपका नो मैटर ट्रांसफ़र, कोई मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होगा। मैटर का मतलब जैसे मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो जब कोई लिक्विड भरा हुआ होता है, हॉट लिक्विड है कोई, तो उसमें से वेपर्स उठती है, वेपर यानी कि गैस, तो वो एक मैटर की फॉर्म हुई। तो यहाँ पर क्या है कि गैस का या वेपर्स का ट्रांसफ़र नहीं होता, यानी कि मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि क्या है, ये क्लोज है। दूसरी बात, ये जो पूरी बना हुआ है ये आपका इंसुलेटर्स का बना हुआ है, तो आपका नो हीट ट्रांसफ़र, हीट का ट्रांसफ़र भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ना तो इसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है और ना इसमें मैटर का ट्रांसफ़र होता है, इसलिए ये एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह वर्क करता है। कौन करता है? थर्मोफ्लास्क। ओके, तो दैट इज़ ए आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट टाइप का आता है आपका ओपन सिस्टम। A system is said to be an open system if it can exchange both matter and energy with the surrounding। वो सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र होता है सराउंडिंग में। ठीक है, यानी कि वो सिस्टम जो मैटर और एनर्जी यानी कि हीट दोनों का ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, वो आपका ओपन सिस्टम कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए, if some water is kept in an open vessels or if some relation is allowed to take place in on open vessels। यानी कि आपकी कुछ जो है यानी कि ओपन वेसल्स है, जैसे कि एक कप है आपका या एक ग्लास है, ये ओपन होता है, तो अगर हम इसमें कोई हॉट मटेरियल भर देते हैं या कोई बॉइल्ड वाटर भर दें या हम कोई हॉट टी भर दें, तो ऊपर से क्या होगा, क्योंकि ये ऊपर से ओपन है तो यहाँ से आपका मैटर का ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कप या आपका ग्लास है ये कोई इंसुलेटर का तो बना हुआ नहीं है, सिंपल एक मेटल का बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैटर और हीट दोनों का ट्रांसफ़र कर रहा है, इसलिए इसको हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। जैसे आप घर में चाय पीते हैं, एक कप ऑफ टी, तो वो चाय गर्म होती है, जब आप उस कप को पकड़ेंगे, ठीक है, तो वो आपको गर्म महसूस होगा, जल जाएगा आपका हाथ। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी सरफेस से आपका किसका ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। ऊपर से कप खुला हुआ है, वेपर्स उठती हैं, तो यानी कि मैटर का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एक कप ऑफ टी जो है वो आपका ओपन सिस्टम की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका क्लोज सिस्टम। इफ़ ए सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग बट नो मैटर, इट इज़ कॉल्ड ए क्लोज सिस्टम। अगर किसी सिस्टम में एनर्जी का तो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, लेकिन मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता, तब वो आपका क्लोज सिस्टम कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक ये दिया हुआ है डायग्राम, ये ऊपर से स्टूडेंट क्लोज है, बंद है पूरा। ठीक है, तो जब ये बंद है तो वेपर्स तो उठ रही हैं, लेकिन वो कहाँ है, अंदर तक हैं, तो यहाँ से नो मैटर ट्रांसफ़र होगा। लेकिन जो इसकी सरफेस है वो एक सिंपल सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ से आपका हीट का ट्रांसफ़र तो होगा लेकिन मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो दैट इज़ ए क्लोज सिस्टम। अब एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर सम वाटर इज़ प्लेस्ड इन क्लोज्ड मेटेलिक वेसल्स। सम वाटर इज़ प्लेस्ड इन क्लोज्ड मेटेलिक वेसल्स। जैसे आप सिंपल बॉटल में पानी फिल कर दीजिए, सिंपल बॉटल में वाटर फिल कर दीजिए,
तो वो बॉटल आप बंद तो कर देंगे ऊपर से, लेकिन वो बॉटल सिंपल है, वो थर्मस फ्लास्क नहीं है, वो सिंपल बॉटल है, तो उसकी सरफेस से आपका हीट का ट्रांसफ़र तो होगा, लेकिन वो बॉटल बंद है तो ऊपर से मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये इसका एग्जाम्पल रहा। नेक्स्ट आइए आप, नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन सी होती है? व्हेन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम change from one stage to another stage, the operation is called a process. These processes involve the change of condition. The various types of thermodynamic process are as follow. यानी कि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो वो क्या है, एक उसके अंदर ऑपरेशंस होता है, ठीक है, मतलब ऑपरेशन का मतलब कोई प्रोसेस होती है, इज कॉल्ड ए प्रोसेस, एंड देयर प्रोसेस इन्वॉल्व द चेंज ऑफ कंडीशन। और इन प्रोसेस में हम डिफरेंट टाइप्स के चेंज कर सकते हैं, वेरियस टाइप्स के चेंज कर सकते हैं, और इन चेंजेस को हम यानी कि इन चेंजेस में जो प्रोसेस होती है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट? आइसोथर्मल, आइसो का मतलब सेम और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर या टेम्परेचर से, ओके। तो जिसमें टेम्परेचर आपका क्या हो, सेम हो। आइसो का मतलब सेम और थर्मल का मतलब टेम्परेचर, तो जिसमें टेम्परेचर आपका सेम हो या कांस्टेंट हो। तो दोज प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन्स फिक्स्ड आर टर्म एज आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कि जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर सेम रहता है या कांस्टेंट रहता है, तो वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाती है। एग्जाम्पल में फॉर एन ए आइसोथर्मल प्रोसेस dt इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये dt क्या है? देखिए, अगर कोई हम ग्रेटर चेंज लेते हैं, यानी कि कोई सिस्टम है और उसकी किसी स्टेट में, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर का ही चेंज ले लिया हमने या वॉल्यूम का चेंज ले लिया, तो अगर चेंज हमारा जो है वो लार्ज हो रहा है, यानी कि चेंजेस डिफरेंस फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में डिफरेंस अगर आपका ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, जैसे डेल्टा v इज इक्वल टू b2 माइनस b1, ठीक है। लेकिन अगर चेंजेस बहुत थोड़ा होता है, स्मॉल होता है, तो स्मॉल चेंज के लिए हम d का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर है dt। इसका मतलब ये है कि dt इज इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा की बात तो बहुत दूर है, हमें यहाँ पर स्मॉल चेंज भी टेम्परेचर में नहीं लेना है, यानी कि स्मॉल चेंज भी नहीं होता, और जिसमें स्मॉल चेंज भी नहीं होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा। सो दैट dt इज इक्वल टू 0 फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट है आइसोबारिक। अब आइसो का मतलब सेम और बार किसकी प्रोसेस यूनिट होती है? प्रेशर की, तो यानी कि बार की जगह हमें प्रेशर लेना है, यानी कि जिसका प्रेशर क्या हो, सेम हो। तो दोज प्रोसेस विच टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर आर कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। यानी कि जिसमें प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है या फिक्स्ड रहता है, और प्रेशर में स्मॉल चेंज भी नहीं होता। तो फॉर ए आइसोबारिक प्रोसेस dP इज इक्वल टू 0, यानी कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस। दोज प्रोसेस विच टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम आर कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। स्टूडेंट, आइसो का मतलब सेम, कोरिक का मतलब वॉल्यूम से होता है, यानी कि जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है, और वॉल्यूम में स्मॉल चेंज भी नहीं होता। सो दैट फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस dB इज इक्वल टू 0, ओके। नेक्स्ट एडियाबैटिक प्रोसेस। Those process in which no heat can flow in or out of the system are called adiabatic system। यानी कि वो सिस्टम जिसमें हीट ना तो अंदर से बाहर जाती है और ना बाहर से अंदर आती है, तो वो आपका एडियाबैटिक होता है। तो फॉर ए आइडियाबैटिक प्रोसेस dQ इज इक्वल टू 0, यानी कि हीट की स्मॉल अमाउंट भी बाहर से अंदर और अंदर से बाहर नहीं जाएगी, ओके। नेक्स्ट साइक्लिक प्रोसेस। व्हेन ए सिस्टम इन ए गिवन स्टेज थ्रू ए नंबर ऑफ प्रोसेस एंड फाइनली रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेज, द ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड ए साइक्लिक
और साइकिल और साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि वो सिस्टम की दी हुई स्टेज में, यानी कि कोई भी सिस्टम दी हुई स्टेज में के बाद एक नंबर ऑफ प्रोसेस करता है, लेकिन क्या करता है कि वो नंबर ऑफ प्रोसेस के बाद अपनी फाइनली उसी स्टेज में आ जाता है। तो उस स्टेज में जो सिस्टम की आपकी एनर्जी होती है वो ओवरऑल सेम रहती है, यानी कि उसमें कोई भी चेंज आपका नहीं होगा। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए कोई सिस्टम डिफरेंट प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है, और फाइनली क्या करता है, वो अपनी उसी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। तो उसकी जो ओवरऑल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉर द साइक्लिक प्रोसेस DE इज इक्वल टू 0, यानी कि उसकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गई। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ये क्या होती हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, a property that depend on the quantity of matter present on the system is called as extensive property, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम में प्रेजेंट मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। एग्जाम्पल, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड मास। वॉल्यूम आपको पता ही है कि 1 लीटर वॉल्यूम है, 2 लीटर वॉल्यूम है या 3 लीटर वॉल्यूम है, ठीक है। तो कोई भी डिपेंड करेगा भाई सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, कितना है, तो डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये भी डिपेंड करेगा। एंट्रोपी कैसी है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, अभी एंट्रोपी क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंथैल्पी क्या है, ये भी एंथैल्पी का मतलब वैसे एनर्जी से होता है, लेकिन यहाँ पर एंथैल्पी कैसे ली गई है ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, ये भी आपका नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। सारी प्रॉपर्टी आपको ये स्टडी करनी है। एनर्जी तो आपको पता है और मास भी आपको पता है। तो ये वो प्रॉपर्टी हैं जो सिस्टम में प्रेजेंट मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, और ये सभी क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रोसेस है। यहाँ पर प्रोसेस की जगह आप प्रॉपर्टी कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ए प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम में प्रेजेंट मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। जैसे प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड कंसंट्रेशन, ये आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती मैटर की, ठीक है। अब कुछ एक नोट पॉइंट दिया गया है कि कुछ केसेस में, सभी केसेस में नहीं कह रहे हम, कुछ केसेस में हम ये कह रहे हैं कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है कुछ में। जैसे कि डेंसिटी वाला देख लीजिए, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी खुद एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, m/v, m मास, v वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन कुछ ही केसेस में, सब केसेस में नहीं। ओके, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं और इनको आपको क्लासिफाई करना है कि ये एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, ठीक है। तो आप इनको देख लीजिएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U से। द टोटल एनर्जी स्टोर इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, यानी कि किसी भी सब्सटेंस में स्टोर जो टोटल एनर्जी होती है वो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है। अब ये जो टोटल स्टोर एनर्जी है ये बहुत सारी फॉर्म में हो सकती है, मेरे अंदर भी बहुत सारी हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी भी है हमारे अंदर, काइनेटिक एनर्जी भी है हमारे अंदर, रोटेशनल एनर्जी भी है, सब टाइप्स की है। हम एनर्जी को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं।
ठीक है। जैसे अगर हम वर्क करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, हम बैठेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, हम अगर रोटेट करने लगे तो रोटेशनल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारी एनर्जी होती है किसी भी सब्सटेंस में, ये एनर्जी की सारी की ये डिफरेंट फॉर्म एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो इन सभी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी का जो सम होता है वो आपका इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। तो द टोटल एनर्जी स्टोर इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इट इज़ सम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। जैसे U इज इक्वल टू, रिप्रेजेंट करते हैं इसको U से, U इज इक्वल टू U रोटेशनल प्लस U वाइब्रेशनल प्लस U पोटेंशियल प्लस U काइनेटिक प्लस U न्यूक्लियर प्लस U बॉन्ड एनर्जी प्लस U इलेक्ट्रॉनिक प्लस U एंड सो, और भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। तो ये सब क्या है, ये एनर्जी की ही डिफरेंट फॉर्म है जो किसी भी सब्सटेंस में स्टोर रहती है। तो इन सब का जो सम होता है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है, ओके। अब यहाँ पर एक ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। हम इंटरनल एनर्जी की कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एनर्जी है, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं, ओके। वी कैन कैलकुलेट ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लेकिन हम इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि प्रोसेस में होते हैं तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू होता है UP माइनस UR, यानी कि UP का मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ओके। इफ़ डेल्टा U ग्रेटर देन 0 रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अगर डेल्टा U की वैल्यू ज़्यादा है किससे, 0 से, तो रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। और अगर डेल्टा U की वैल्यू कम है किससे, 0 से, तो रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, ओके। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका आता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, ए फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी स्टेट फंक्शन इफ इट्स वैल्यू डिपेंड ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बाय विच दिस स्टेट हैज़ बीन अटेंड। देखिए, वो थर्मोडाइनेमिक्स वो फिज़िकल क्वांटिटी या कोई भी थर्मोडाइनेमिक्स प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन कहलाती है जो आपके सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करती है, लेकिन उस पाथ पर डिपेंड नहीं करती है जिसकी वजह से वो स्टेट उसने अटेंड की है। सपोज़ करो हमें किसी सिस्टम लिया, हमने उसमें 1 लीटर डाल दिया वाटर, तो उसका वो वॉल्यूम कितना हो गया, V1। अब हमें क्या करना है कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है, V2 करना है हमें। तो हम उसमें पानी मिलाएं, दूध मिलाएं, या हम उसमें ऑयल मिलाएं, ठीक है, और कैसा ही मिलाएं, किस भी तरीके से मिलाएं, ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। हमें क्या चाहिए कि जिस सिस्टम का वॉल्यूम पहले V1 था और अब हमने उसका वॉल्यूम कितना कर दिया, V2 कर दिया। तो हमें सिस्टम की V1 और V2 स्टेट से मतलब है, उसमें हमने उसका जो वॉल्यूम है वो फाइनल वॉल्यूम वो हमने कैसे किया इस पर डिपेंड नहीं करता। तो जो क्वांटिटी आपकी स्टेट पर डिपेंड करती हैं वो आपकी स्टेट फंक्शन कहलाती है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती। एग्जाम्पल है जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी, ओके। इसी तरह से हम टेम्परेचर कैसे ही इंक्रीज़ करें, हमें तो T1 से टेम्परेचर T2 करना है, ठीक है, वो हम हीट देकर करें, एनर्जी देकर करें, या किसी भी चीज़ से हम उसको हीट करें, या हम उसको किसी भी चीज़ से हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, इस पर डिपेंड नहीं करता, ओके। नेक्स्ट है आपका पाथ फंक्शन। द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। वो फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी पाथ पर डिपेंड करती है पाथ फंक्शन कहलाती हैं। एग्जाम्पल Q एंड W, यानी कि हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। अब जो क्वांटिटी आपकी पाथ फंक्शन होती हैं वो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी में नहीं आती, ठीक है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी में हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के डिफरेंस की तो स्टडी करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या है उसके लिए तो हमें स्टेट चाहिए,
पाथ थोड़ा ही ना चाहिए, तो पाथ की स्टडी हम थर्मोडायनेमिक्स में नहीं करेंगे। तो Q और W क्या है, पाथ फंक्शन है, इसलिए ये थर्मोडायनेमिक स्टडी के अंडर में नहीं आते और ये स्टेट फंक्शन नहीं होते। ठीक है, तो Q एंड W इनकी हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, सो Q एंड W आर नॉट द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बिकॉज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी आर स्टेट फंक्शन, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी जो होती हैं वो स्टेट फंक्शन होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका वर्क। वर्क क्या है, इट इज़ ए मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इफ़ देयर इज डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग टिल द प्रेशर बिकम इक्वल। ठीक है, वर्क क्या है, वर्क एक एनर्जी ट्रांसफ़र का मोड या वे है, एनर्जी ट्रांसफ़र का मोड या वे है। और क्यों है ये, क्योंकि सपोज़ करो अगर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के प्रेशर में डिफरेंस है तो एनर्जी का ट्रांसफ़र जब तक होगा जब तक आपका सराउंडिंग और सिस्टम का जो प्रेशर है वो इक्वल ना हो जाए। ठीक है, अब वो कैसे होगा, या तो सिस्टम वर्क करेगा या सिस्टम पर हम वर्क करेंगे। ठीक है, यानी कि या तो सिस्टम करेगा, सिस्टम एनर्जी को क्या करेगा, लूज़ करेगा, या सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो है वो इसके लिए सिस्टम जो है सराउंडिंग से हीट को या एनर्जी को एब्जॉर्ब करे या इवोल्व करे, इसके लिए वो कुछ तो करेगा, कुछ तो तरीका होगा ऐसा, या कुछ तो रास्ता होगा कि जिससे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे या एनर्जी को लूज़ करे। तो वही तरीका या वही मोड जो है वो आपका वर्क कहलाता है। ठीक है, तो इट इज़ ए मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र इफ़ देयर इज़ डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग till the pressure become equal. If system less energy, it means work is done by the system. If system gain energy, it means work is done on the system. ठीक है, तो यहाँ पर कि कब सिस्टम आपका वर्क करेगा और कब हम सिस्टम पर वर्क करेंगे ये यहाँ पर क्लियर है आपका। नेक्स्ट आता है हीट। इट इज़ द एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम when their temperature are different. हीट क्या है, हीट इज़ ए एनर्जी एक्सचेंज। हीट एक एनर्जी एक्सचेंज है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर इन दोनों के टेम्परेचर में क्या है, डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों का टेम्परेचर अगर डिफरेंट है तो ये एक एनर्जी एक्सचेंज है जो हीट है। यानी कि अगर आपके सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है तो हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी, और कब तक होगी, जब तक दोनों की एनर्जी यानी कि दोनों का जो एनर्जी है या हीट है वो सेम ना हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट आता है अब आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ओके, आपने 9th क्लास में रीड किया होगा फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। हम मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देन सेम हेयर, ऐसा ही यहाँ एनर्जी के लिए है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम एनर्जी को ना तो ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो द फर्स्ट लॉ आल्सो बी स्टेट एज, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम उसको ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी यूनिवर्स की एनर्जी होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड जो आपका कॉन्स्टिट्यूटेंट्स है यानी कि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, यानी कि इज़ कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है आपका यहाँ पर। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज़ कांस्टेंट, यानी कि वो सिस्टम की एनर्जी जो आपका सराउंडिंग से क्या है, आइसोलेटेड है,
उसकी जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। ओके, नेक्स्ट आइए, तो ये आपका लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया गया है। तो मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, या हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क। ठीक है, यानी कि U, Q एंड W, इन तीनों में रिलेशनशिप देना है, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का मैथमेटिकल डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है। आपका यहाँ रिलेशनशिप भी पूछा जा सकता है U, Q एंड W में, या मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक की बेस पर भी आ सकता है, जहाँ पर U आपका इंटरनल एनर्जी है, Q आपकी हीट है, W आपका वर्क है। आइए स्टूडेंट अब इसको डिस्कस करते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी इंक्रीज इन 2 वेज। हम किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो 2 तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है? बाय अप्लाइंग हीट ऑन द सिस्टम, किसी भी सिस्टम को हीट देकर। सेकंड, बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, किसी भी सिस्टम पर वर्क करके। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट एक सिस्टम है जो कि अपनी किस में है, एक इनिशियल स्टेट में है, और उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी है, U1 है। ओके, अब हमें क्या करना है कि इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करना है। तो फर्स्ट तरीका क्या है, बाय अप्लाइंग हीट ऑन द सिस्टम, तो हमने इस सिस्टम को हीट दे दी, यानी कि +Q कर दिया। तो अब उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज़ हुई, U1 + Q। ओके, तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट स्टेज में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर गई। सेकंड तरीका क्या है, बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, तो हमने क्या करा, उस सिस्टम पर वर्क कर दिया, यानी कि +W ले लिया। अब इसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, कितनी इंक्रीज़ हुई, U1 + Q + W। अब ये U1 + Q + W दोनों तरीके से इंक्रीज़ कर गई, तो इसकी फाइनल स्टेट की जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी आ गई, U2। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज में दिया गया है, सपोज द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U1, इफ़ इट एब्जॉर्ब हीट Q, its internal energy will be U1 + Q. If further work W is done on the system, the internal energy will further increase and become U1 + Q + W, और ये किसके इक्वल हो गया, = U2। तो U2 = आ गया U1 + Q + W। अब यहाँ पर क्या है, इस U1 को आप इधर ले आइए, तो ये हो गया आपका U2 - U1 = Q + W। अब ये U2 - U1 क्या आ गया आपका, ΔU, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये ΔU आपका इक्वल हो गया Q + W के। इसको हमने इक्वेशन 1 मान दिया। दिस इक्वेशन इज़ द मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक की इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, नाइदर नॉर W इज़ ए स्टेट फंक्शन, नाइदर Q nor W is a state function, but the quantity Q + W = ΔU is a state function। क्योंकि Q और W जो है वो स्टेट पर तो डिपेंड ही नहीं करते। अब देखो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि हमने इस सिस्टम की एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करी है, U1 से U2 करी है, लेकिन वो हमने कैसे करी, हीट देकर करी या उस पर वर्क देकर करी, इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वो तो ये डिपेंड कर रहा है कि इसकी इंटरनल एनर्जी U1 से U2 हो गई। तो यहाँ पर Q और W क्या है, वो तो स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन ΔU क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, और ये थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट इसी में देखिए कुछ और एक्स्ट्रा है कि इफ़ द वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ द वर्क एक्सपेंशन, देन W = -P ΔV। अगर सिस्टम द्वारा वर्क किया जाता है, इफ़ वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है तो वो वर्क एक्सपेंशन कहलाता है। वो वर्क एक्सपेंशन क्यों कहलाता है, देखो स्टूडेंट, अगर सिस्टम खुद वर्क करेगा तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा। यानी कि सपोज़ करो एक कंटेनर है, उस पर हमने पिस्टन लगा रखा है कुछ, ठीक है। अब वो क्या है कि उस पिस्टन को थोड़ा सा लूज़ छोड़ दो, जब आप लूज़ छोड़ोगे तो वो गैस एक्सपेंड होगी, फैलेगी,
जब वो फैलेगी तो वो पिस्टन खुद ऊपर उठ जाएगा, यानी कि जो वॉल्यूम है गैस का वो इंक्रीज़ कर गया। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया तो वॉल्यूम जब पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, और ये W यहाँ पर क्या है, निगेटिव में है, तो ये तो खुद ही आपका निगेटिव में आ जाएगा। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम डिटेल में तब डिस्कस करेंगे कि ये कैसा होगा। इतना आप ध्यान रखो कि जब सिस्टम वर्क करता है तो वर्क जो है वो निगेटिव में आता है, और जब हम सिस्टम पर वर्क करते हैं तो वर्क जो है वो पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पर लिखा गया है इफ़ द वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ द वर्क एक्सपेंशन, ठीक है, देन W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। और ये W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी कैसे है, कहाँ से है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आप फिलहाल इतना ध्यान रखो कि जब सिस्टम वर्क करता है तो W जो है वो वर्क जो है वो निगेटिव में आता है, और जब हम सिस्टम पर वर्क करते हैं तो वर्क जो है वो पॉजिटिव में आता है। वेयर डेल्टा V इज़ द चेंज इन वॉल्यूम एंड P इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर, देन इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि W की जगह जो हमने लास्ट इक्वेशन पढ़ी है, यानी कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, तो W की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, ठीक है, यानी कि हमने इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका आ गया डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। आप Q को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब इन्हीं इक्वेशंस को क्या है कि हम डिफरेंट प्रोसेस में देखेंगे। कैसे? फॉर ए आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अगर हम इस लॉ को देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए देखें, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V इजिकल टू क्या होता है, 0, तो Q इजिकल टू क्या हो गया, डेल्टा U के, क्योंकि जब हम यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में डेल्टा V की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो P तो अपना आप 0 हो जाएगा, तो Q किसके इक्वल हो गया, ये हो गया आपका डेल्टा U की। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप ये वाली डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है Q इज इक्वल टू 0, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q इज इक्वल टू 0 होता है, तो डेल्टा U प्लस Q, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W में Q की वैल्यू 0 रखो, तो डेल्टा U किसके इक्वल हो गया, W के। दैट इज़ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम पर वर्क डन के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, ये आप वीडियो देखिए, इसमें आप अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए और हम क्वेरी टाइम में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।